मेरा नाम अहमद है। माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब रेलवे में जॉब करते थे। ये इन दिनों की बात है जब ग्रेजुएशन के लिए मुझे लाहौर जाना था। इकलौता होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में भेजने के सख्त खिलाफ थे। बकौल अम्मा के हॉस्टल के खाने खाकर मेरी सेहत का सत्यानाश हो जाना था। मेरी सेहत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन रीडिंग तक मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ रखी थी, लेकिन मैं हर चीज़ को इल्म की हद तक बढ़ाता था। मेरे पास दो ही शौक़ थे, एक्सरसाइज और बुक्स रीडिंग। बुक्स ने मेरे इल्म में बेहतरी लाई और एक्सरसाइज ने मेरी फिटनेस में। अभी लाहौर कहाँ रहाइश रखनी है, इस पर बहस हो रही थी कि एक दिन मेरी अम्मा के मायके गांव से उनकी सहेली किसी काम से हमारे गांव आई। जब उसे पता चला तो उसने बताया कि उनकी कज़न शाजिया का लाहौर में डबल स्टोरी घर है। यहाँ वो अपने मियाँ बेटे और बहू के साथ रहती है, जिसका मियाँ और बेटा दोनों ट्रक ड्राइवर हैं और लाहौर से कराची, कोयटा, पेशावर तक लंबे फेरे लगाते हैं और हफ्तों घर नहीं आते। और वह अकेली ख़वातीन अकेली रहने से भी परेशान है कि ज़माना ख़राब है और किराएदारों से भी ज़्यादा डरती हैं कि जाने कौन कैसा है। उन्होंने अम्मा को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, वो शाजिया आंटी से बात करेगी और फिर इन्हें बताएगी कि मेरा आज़ादी का सारा ख्वाहिशें दम तोड़ने की थी। लेकिन क्या करता, चंद दिन बाद अम्मा की सहेली का फ़ोन आया कि सब बंदोबस्त हो गया है। उनकी कज़न जो अम्मा को भी जानती थी बहुत खुश हुई कि घर का बच्चा मिल गया है, आसरा रहेगा। और यूँ एक दिन मैं अपने अब्बा के साथ लाहौर रवाना हो गया। मेरे साथ माँ की बहुत सी दवाएं और बहुत सी पंजीरियाँ भी हमरा लाई थी। अब्बा मुझे लाहौर छोड़ने आए और शादरा में उनका घर था। हम सुबह 11 बजे पहुँचे। आंटी शाजिया ने बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल किया और मुझे साथ लगाकर बोली, बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वो जाने क्या सोचकर मुझे साथ लगा रही थी। मुझे अपना पता है कि मुझे अजीब सा एहसास हुआ। दोपहर के खाने के बाद अब्बा वापस चल दिए। तब तक आंटी शाजिया से ही बातें होती रही। उनकी बहू कैसी सहेली की शादी की शॉपिंग के लिए उसके साथ गई थी। अब्बा के जाने के बाद आंटी ने कहा, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। 2 मंजिलें घर था, जिसकी ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे, एक हॉल और किचन बाथ था। मैंने शुक्र किया कि प्राइवेसी है। मैंने कहा, मैं ऊपर वाली मंजिल पर रहाइश रखूँगा। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, बेशक ऊपर सो जाना, लेकिन रहना नीचे। हम भी अकेले रहकर बोर होती हैं। मैंने नोट किया कि आंटी शाजिया घरेलू दुपट्टा में इतनी बड़ी नहीं लगती थी जितना मैंने सोचा समझा था। थोड़ी सी मोटो, 40 साल की आसपास ही लगती थी। शाम के वक़्त मैं ऊपर अपना सामान सेट कर रहा था। हॉल को एक्सरसाइज के सामान से सजाया, एक कमरे को स्टडी रूम और अपने नावल को सजाया और छुपाया। तभी बाहर वाले दरवाजे पर किसी ने बेल दी। घर का इकलौता मर्द होने की वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता था कि देखूं बाहर कौन है। मैंने नीचे झांका। जैसे ही मैंने नीचे देखा और लड़की झुकी दरवाजे के पास सामान रख रही थी। दूसरी लड़की टैक्सी में बैठी उसके दरवाजे खोलने और अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही आंटी की बहू है। आंटी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आ गई। कुछ देर के बाद मुझे आंटी ने नीचे से आवाज़ दी और मैं नीचे को चला गया। सामने बरामदे में आंटी पलंग पर नीम दराज लेटी हुई थी, चादर बस नाम की ली हुई थी। मुझे देखकर उन्होंने खिसक कर जगह बनाई और कहा कि इधर आ जाओ बच्चे, और मैं उनकी साइड पर सुकड़ कर बैठ गया। सामने कुर्सी पर वो भी लड़की बैठी थी, शाने पर दुपट्टा रखा, जो कोशिश के बावजूद उनको छुपाने में नाकाम हो रहा था। वो लड़की आंटी की शॉपिंग दिखा रही थी। आंटी ने मुझे मुखातब किया कि ये फ़ातिमा है, ये मेरी बहू है, तुम्हारी भाभी, और फ़ातिमा ये अहमद है। बताया था ना कि मैंने तुम्हें। भाभी मेरी तरफ देखा और स्माइल दी, साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। मैं थोड़ा सा झिझका और फिर हाथ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो खाना बनाने में मगन हो गई और खाला मुझे अपने घर की और मेरी माँ की कहानियाँ सुनाती रही। शाम के खाने के बाद मैं उठने लगा था कि आंटी ने कहा, लो तुम जा रहे हो। इतनी रौनक लगी थी और अंदर बैठे हैं। बाहर हल्की ठंडी हवा थी। वो मुझे लिए अहमद के कमरे में आ गई। सामने बेड सजा पड़ा था। कॉर्नर पर भी भाभी और उनके शोहर की फ़ोटो लगी हुई थी। बहुत ही आम सा बंदा था। भाई सुरख लहंगे में क़यामत ढा रही थी। फ्रेम में सजी तस्वीर जिसमें सुर्ख तिल हल्का सा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गई। बात करते करते जब मेरी नज़र उनसे टकराई तो वह निगाह फेर लेती। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, अम्मा आप दवाई खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
और उनके करीब आकर उन्हें दवाई खिलाने लगी। हल्का झुकने से उनका तिल चमकने लगा। मेरी नज़र रुक गई। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो जल्दी से सीधी हो जाएं। और हल्का सा गोरा कुछ देर बाद खाली बोली, अरे फातिमा, चाय बना कर ला, सर फटा जा रहा है। आंटी ने दोनों हाथों से सर दबाया और भाभी चाय बनाने चली गई तो मैंने कहा, शुक्र है आपने चाय बोली, मेरी बहुत आदत है। तब वो हंसी और बोली, तो बता देते ना, तुम इस घर को अपना घर समझो, जो दिल करे करो। मैंने कहा, वाह जी, और थोड़ी हिम्मत करके कहा, आप किस चीज़ की दवाई खाती हैं? कहने लगी, ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा, वो इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर छोट हो कर जाता है? मैंने कहा, मक्खन लगाया और बुढ़ी हो गई अब तो मैं। उन्होंने मायूसान जवाब दिया, अरे नहीं आंटी, आप तो लगती ही नहीं, भाभी की सास बड़ी बहन लगती हैं। ऐसा कहने से वो अचानक खिल उठी। मैंने अगला तीर चलाया और कहा, सच्ची आप बहुत ग्रेसफुल हैं। सच्ची वो जैसे शर्मा सी गई और कहा, चल झूठे। मैंने कहा, सच्ची आप तो अभी जवान हैं। एक चमक उनकी आंखों में आई, जैसे शिकारी की आंखों में शिकार देखकर, और कहा, अच्छा जी, क्या क्या ग्रेस है? उन्होंने हल्का झुककर पूछा। अभी मैं बताने लगा था कि भाभी के कदमों की आहट से वो सीधी हुई, ज़रा अलग होकर बैठ गई। मेरी किताबी इल्म ने बताया कि कुछ दाल में काला है। चाय पीते वक्त वो आम बातें करती रही। फिर मैंने कहा, चलो आप रेस्ट करें, मैं भी चलता हूँ। तब वो भी उठी और कहने लगी, मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में, ये तो फातिमा का कमरा है। और मेरे साथ ही चल दी। भाभी अलमारी खोले सारी शॉपिंग अंदर रखने में बिजी हो गई। बाहर निकलकर मैं सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो उनकी आवाज़ आई, बहुत बेमरवत हो भाई, ये भी नहीं कहा आंटी आपको कमरे तक छोड़ आऊँ, तबीयत ख़राब है मेरी। मैं शर्मिंदा हुआ और कहा, चलिए ना, बरामदे के अंदर उनका कमरा था और आओ तो मैं अपना कमरा दिखाऊं। वो मुझे दावत देती अंदर गई और उनके कमरे में भी उनकी तस्वीर टंगी हुई थी, कुछ साल पहले की। मैंने कहा, वाह क्या कमाल की तस्वीर है। तब वो मुड़ी और कहा, याद आया, अब बताओ क्या ग्रेस नज़र आया मुझ में? मैं थोड़ा सा झुका और कहा, आप मुकम्मल ग्रेसफुल हैं। लो, ये क्या बात हुई? उन्होंने हल्का सा अबरो खम किया और शर्माओ नहीं। तौबा, तुम कितने शाही हो। उन्होंने मेरे रुखसार को छुआ, इनके लमस तशन। मैंने थूक निकाला और कहा, तो बता दूं? मेरे अंदर हिम्मत जागी। मेरा किताबी इल्म मुझे अलार्म दे रहा था। आप गुस्सा कर गई तो लो, अपनी तारीफ पर कौन गुस्सा करता है। उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। मैंने हिम्मत करके कहा, आपका फिगर बहुत कमाल का है। आप एक लम्हे को चुप सी होगी, इतनी तेज़ी की इन्हें उम्मीद ना थी। और उम्मीद मुझे भी कहाँ थी, बस बोल दिया तो बोल दिया। अगले लम्हे उनकी गाल गुलाबी सफ़ेद गोल चेहरा सुर्ख अनार सा हो गया और उनकी आंखों में फिर वही चमक लहराई। वो बोली, बदतमीज़। मैंने जानबूझकर मुंह बनाया और कहा, देखा, डांट दिया ना। अरे कब डांटा? वो मेरे पास आई और कहा, यह लाड से कहा है। मैंने हिम्मत पकड़ी और कहा, तो लाड से एक बात मैं भी पूछ लूँ? उन्होंने शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि बात है। उनकी आवाज़ लर्जी। मैंने कहा, इस ग्रेसफुल चीज़ का साइज़ क्या है? मैंने आखिरी हद तक हिम्मत जमा करके आर या पार सवाल पूछ लिया। वो चुप हो गई। मुझे लगा कुछ गलत हो गया है। मैं सर से झुकाए बाहर निकल लगा। दरवाज़ा खोलकर मैं 2 कदम बाहर निकला ही था कि उनकी आवाज़ आई, ओ लड़के। मैंने पीछे देखा, वो दरवाजे के बिल्कुल पास लगी खड़ी थी। उन्होंने कहा, 40। साथ ही शर्मा कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल धड़क उठा और दिल में नारा गूंजा। अपने कमरे में आकर इसी बारे में सोचता रहा। मुझे लगने लगा कि आंटी बच्चेबाज है, मेरे जैसी बच्चा जो काफ़ी कलीन भी है और घर में भी बेहतरीन शिकार था। अभी मैं इन सोचों में था, अचानक कमरे में किसी की बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर फ़ोन बज रहा था। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। मैं गांव का बंदा था, सोचा किसी का घर है, जाने किसका फ़ोन है। कुछ देर के बाद फ़ौरन बंद हो गया। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सीढ़ियों पर से आवाज़ आई, अहमद। मैं चौंक कर बोला, जी। ये भाभी थी, कंबल ले लो। सीढ़ियों पर आकर वहीं से बोली। मैं वैसे ही कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों पर 2 कदम नीचे खड़ी थी। जा कर रहे हो तुम? इंटरकॉम क्यों नहीं उठाया? लाइट चलती देखकर आवाज़ दी। कंबल रखना भूल गई थी।
रात को ठंड हो जाती है ना। मैं समझा फ़ोन मुझे इंटरकॉम का नहीं पता। मैं सहन में रोशनी में खड़ा था और वो हल्के अंधेरे में मुझे लगा बात करते करते उसकी नज़र कहीं और रुक गई। वो जैसे ही चौंकी हो जल्दी से नज़र घुमाकर उन्होंने कहा, बेल देती हूँ, फ़ोन सुन लेना। मैं कंबल लिए अंदर आया तो मेरी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। तो मैंने सोचा इसलिए भाभी चौंक गई होगी कि इतने में बेल फिर से बजी और दूसरी तरफ भाभी थी। उन्होंने मुझे इंटरकॉम का बताया और कहा कि कभी कोई अचानक काम हो तो इंटरकॉम यूज़ करके दूसरा सेट मेरे कमरे में है। मेरे अंदर जैसे ढोल से बजे। मैंने शुक्रिया कहा और कहा जी ज़रूर। तब उन्होंने 2-4 बातें के बाद कॉल काट दी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली। 11 होने वाले थे तो जिस्म एक्सरसाइज के लिए टूट रहा था। देर से ही, लेकिन वर्जिश तो करनी थी ना। मैं हाल में ही टेबल पर टांगे जमा कर डांट शुरू कर दिए। साथ ही मेरा जहन आंटी और भाभी के बारे में सोच सोच कर वहम आपके बाद मैंने शर्ट उतारी और प्रैक्टिस करने लगा, कानों में हैंड फ्री लगाकर। तेज़ जोन पर एक्सरसाइज। अचानक मुझे किसी ने छुआ। मैं झूमकर पलटा तो वो भाभी थी। कब से आवाज़ें दे रही हूँ और तुम यहाँ पहलवान बन रहे हो, इन्होंने गड़बड़ा कर कहा। जल्दी से, आंटी नाश्ते पर वेट कर रही है। वो तेज़ी से पार्टी। कुछ देर बाद जब मैंने नीचे गया तो आंटी सामने बैठी थी और आज तो बहुत गज़ब ढा रही थी। उनकी कमीज़ का गला काफ़ी खुला था। मेरी आंखें चमकी तो उन्होंने मुझे गौर के भाभी का एहसास दिलाया और अपने पास जगह दे दी। भाभी नाश्ता लेने गई हैं तो मैंने कहा कैसी तबीयत है ग्रेसफुल लेडी, आज तो गज़ब उठा रही हो। उन्होंने हौले से कहा, बद्दू ग्रेसफुल के साथ मैं भी सास हूँ, ध्यान से और बहुत बेहतर हो। कहीं जाने का इरादा है क्या?